प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी के अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं और इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये जो होता है, एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे एवं अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र क्या रहता है? महीन, लंबे एवं अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं और कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कब? तो कोशिका विभाजन के समय। इसके बाद जब देखेंगे तो सामान्यतः गुणसूत्र जो होता है कैसा होता है? तो बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? तो पेरिकल। क्या होता है? पेलिकल। दूसरा जो होता है मैट्रिक्स और तीसरा जो होता है क्रोमैटिड्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के कितने भाग? 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है पेलिकल, दूसरा क्या होता है? मैट्रिक्स और तीसरा क्या होता है? क्रोमैटिड्स। फिर से देख लेते हैं। पहला क्या होता है? पेलिकल, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा क्रोमैटिड्स। तो प्रत्येक पार्ट्स को बारी बारी से देखेंगे। पहला क्या होता है? पेलिकल। गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण, यानी जो गुणसूत्र होता है उसके सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पेलिकल। इसके बाद मैट्रिक्स। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ जो भाग होता है वो क्या होता है? मैट्रिक्स। ये समझना है कि गुणसूत्र के सबसे बाहरी वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? पेलिकल। और पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ जो भाग होता है वो होता है मैट्रिक्स। तो इसके बाद देखेंगे तीसरा जो भाग होता है क्रोमैटिड्स। ये जो मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स कहते हैं या अर्ध गुणसूत्र भी कहते हैं इसे। प्रत्येक क्रोमैटिड्स में 2 या 2 से अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं पाए जाते हैं, जिन्हें क्रोमोनिमाट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोनिमाट कहते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड के क्रोमोनिमेटा अत्यधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और यह एक ही दिखाई पड़ते हैं। इस चीज़ को भी समझना है। फिर फिगर के माध्यम से इस चीज़ को देखते हैं कैसे। प्यारे दोस्तों, जैसे आपको बताए थे कि प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला क्या होता है? पेलिकल। क्या होता है? पेलिकल। दूसरा जो होता है मैट्रिक्स। क्या होता है? मैट्रिक्स। और तीसरा जो होता है क्रोमैटिड्स। तो प्रत्येक को देखते हैं कैसे होता है, कहाँ होता है। ये जो पेलिकल जो है, ये जो चारों साइड से आवरण की तरह जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? आवरण की तरह जो दिखाई दे रहा है। ये बाहरी परत जो होता है
ये जो बाहरी परत जो होता है, ये इस साइड जो दिखाई दे रहा है, ये जो बाहरी परत है, या फिर चारों साइड से, इसी साइड से नहीं, चारों साइड से जो बाहरी परत दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है? पेलिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेलिकल कहलाता है। इस चीज को समझना है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? यानी पेलिकल, ये तो बाहरी आवरण होता है, और इसके अंदर पेलिकल के द्वारा जो घिरा हुआ भाग जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में गुणसूत्र की लंबाई जो होता है, लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागे की समान रचना होती है, और उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड्स में 2 या 2 से अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे की समान रचना पाई जाती है, जिसे क्रोमोनिमाटा क्या कहते हैं? क्रोमोनिमाटा कहते हैं। यानी ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग, ये अंदर वाला भाग, थोड़ा थोड़ा अंदर, यानी पेलिकल के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? क्रोमोनिमाटा। क्या होता है? क्रोमोनिमाटा। इस चीज को समझना है। इसके बाद जब देखेंगे आगे देखेंगे तो ये जो होता है क्रोमेटिड, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके किसके बने होते हैं? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। इस चीज को भी समझना है। तो क्रोमेटिड जो होता है किसका किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। इस चीज को समझना है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। किसके द्वारा? सेंट्रोमियर के द्वारा। जैसे ही बीच में रचना दिखाई दे रहा है, बीच में जो रचना दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो इस तरह से, ये क्या है? यहाँ पर आकर के थोड़ा चपटा हो गया, और ये चपटा हुआ भाग क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है। इस चीज़ को समझना। इसके बाद सेंट्रोमियर के द्वारा क्या रहते हैं? एक दूसरे से संयोजित रहते हैं, यानी चिपका हुआ रहता है। फिर देखेंगे सेंट्रोमियर जो होता है एक महत्वपूर्ण रचना होती है जो गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है। सेंट्रोमियर क्या होती है? एक प्रकार की रचना होती है जो क्या करता है? गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है। क्या करता है? तो गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है। फिर अगर देखेंगे आगे तो ये कोशिका विभाजन के समय तर्कु सूत्र से गुणसूत्र को संलग्न करता है। किसके किसके? तो कोशिका विभाजन के समय किसका? तर्कु सूत्र। नाम याद रहे, थोड़ा अटपटा सा नाम लग रहा है जरूर, लेकिन याद रखना तो जरूरी है ना। तो तर्कु सूत्र, तर्कु सूत्र के द्वारा यह गुणसूत्र को संलग्न करता है, और सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण गुणसूत्र के 2 भागों में विभाजित होते हैं। ये जो सेंट्रोमियर होता है, इसी के उपस्थिति के कारण जो है गुणसूत्र कितने भाग में विभाजित हो जाते हैं? तो 2 भागों में विभाजित होते हैं। इस चीज को समझना है। फिर देखेंगे आगे क्या होता है। तो 2 भागों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? अब गुणसूत्र जो है, जैसे यहाँ पर ये जो स्थान देख रहे हैं आप,
कौन सा स्थान? तो ये सेंट्रोमियर वाला जो स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, 2 भाग में विभाजित हो जाता है। और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहु कहते हैं। बाहु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपको पता होगा? तो ARM, आर्म कहा जाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाते हैं? बाहु। इंग्लिश में कहेंगे तो आर्म कहलाते हैं। इस चीज को देखेंगे। ये दोनों बाहों के संधि स्थल जो रहता है एक संकुचन होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्राथमिक संकुचन। यानी ये दोनों का जो संधि स्थल होता है, मिलन स्थल जो होता है, वह एक संकुचन होता है। उसको क्या कहते हैं? तो आप लोग जैसे यहाँ तो लिखा गया, मिटा देते हैं। ये जो भाग दिखाई दे रहा था आपको, ये वाला जो संकुचित भाग है, ये संकुचन क्या कहलाता है? प्राथमिक संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक संकुचन कहलाता है। और कभी कभी गुणसूत्र की बाहुओं में प्रत्येक संकुचन के अलावे एक अन्य संकुचन भी देखने को मिलता है। यानी कभी कभी जो होता है इसमें एक और संकुचन देखने को मिलते हैं, जिसे ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, ये क्या कहलाते हैं? द्वितीयक संकुचन कहलाते हैं। यानी एक और संकुचन देखने को मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक संकुचन कहते हैं। और गुणसूत्र के शीर्ष वाला भाग, जैसे ऊपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, गुणसूत्र के शीर्ष वाला भाग क्या कहलाता है? तो टेलोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? टेलोमियर कहलाता है। इस चीज को समझना है। प्रत्येक जीव की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, वो क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। निश्चित होती है। किसकी संख्या? तो गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य के शरीर की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मनुष्य के शरीर की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो 46 जोड़। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। और ये जो रहता है हमेशा जोड़ी में रहता है। इस चीज़ को समझना है। तो अगर पूछ देगा कितने जोड़ी गुणसूत्र रहते हैं, तो कह सकते हैं 46 का 50% कर दो, यानी 46 का आधा कितना होता है? तो 23 गुणसूत्र होते हैं। यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसमें तो मनुष्य के शरीर की कोशिका में 23 जोड़ी कर सकते हैं, या फिर 46 गुणसूत्र होता है। इस चीज़ को समझना है। इसके बाद देखेंगे कि और भी तो जीव होते हैं, उसमें कैसे कैसे गुणसूत्र रहता है, कुछ का उदाहरण तो देना पड़ेगा। तो ये इसका ड्रोसोफिला नहीं, ड्रोसो। क्या? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में गुणसूत्र की संख्या 8। कितने होते हैं? 8। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 4 जोड़ी। इस चीज को समझना है। जोड़ी में पूछा जाए तो 4 जोड़ी, अगर संख्या में पूछा जाए तो 8 होता है। फिर आगे देखेंगे तो मक्का का जो पौधा होता है, यानी मकोई, अपने यहाँ क्या बोलते हैं? मक्का या मकोई।
तो मक्का का जो पौधा होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? कितने होते हैं? 20 होते हैं। जोड़ी में अगर पूछ दिया जाए तो 10 जोड़ी होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जैसे इस बार जो 12th का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो अगर जोड़ी में पूछेंगे तो कितने जोड़ी होते हैं? तो 23। इस प्रकार से हो सकता है इस बार भी दूसरा उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछे। कभी कभी क्वेश्चन का क्या होता है, रिवीजन भी हो जाता है। तो मक्का में कितने होते हैं गुणसूत्र की संख्या? 10। अगर जोड़ी में पूछेगा तो 20। इसके बाद देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? तो इसके बाद देखेंगे कि अगला जो है टमाटर के पौधा में गुणसूत्रों की संख्या कितना होते हैं? 24 होते हैं। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 12 कह सकते हैं, 12 जोड़ी। किसमें? तो टमाटर में। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या तो 24। अगर जोड़ी में कहा जाए तो 12 जोड़ी होगा। इस चीज़ को समझना है। इसके बाद अगर आगे देखेंगे तो आलू का जो पौधा होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? आलू का जो पौधा होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होते हैं। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 24 तो नहीं ना, 48 होता है, तो 24 जोड़ी कह सकते हैं। और 24 जोड़ी कहा जाए तो 24 जोड़ी मतलब किस में? तो आलू में। किस में? तो आलू में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 48 होता है। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 24 जोड़ी कह सकते हैं। इसके बाद अगर आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो क्या होता है, ये हमेशा क्या रहता है? जोड़ा में रहता है। और एक जोड़े के दोनों गुणसूत्र सदा एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं। इस चीज़ को देखना है। एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं। इसी कारण दोनों गुणसूत्र जो होता है समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या? समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। और ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिनमें दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं। एक सेकेंड। क्या कहते हैं? तो द्विगुणित कहते हैं। द्विगुणित कहते हैं। इसी को समझना है। युग्मकों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कायिक कोशिका के गुणसूत्र की संख्या अधिक होती है। यानी अगर युग्मक में पूछा जाए गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो कायिक कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है। ऐसे कोशिका के गुणसूत्र समूह क्या कहलाते हैं? अगुणित कहलाते हैं। कायिक कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है और ऐसे कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के समूह को क्या कहते हैं? अगुणित कहते हैं। अगुणित। क्या कहते हैं? अगुणित कहते हैं। तो इसके बाद जो देखेंगे पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर को जानेंगे।
अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।